हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 3 मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्कस M.N. रॉय's कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें M.N. रॉय के रेडिकल ह्यूमनिज्म के बारे में लिखना है। मतलब इसका मीनिंग, मेन प्रिंसिपल्स, कैसे ये मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म से अलग था और इसका इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या इंपॉर्टेंस है। फोकस ये होना चाहिए कि रॉय ने ये आइडिया क्यों दिया और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। M.N. रॉय 1887 to 1954 एक रेवोल्यूशनरी थिंकर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जो पहले मार्क्सिस्ट थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नया फिलॉसफी दिया, रेडिकल ह्यूमनिज्म। यह फिलॉसफी ह्यूमन फ्रीडम, रीजन, एथिक्स और डेमोक्रेसी पर बेस्ड थी। मार्क्सिज्म के इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के ऑपोजिट, रॉय ने इंडिविजुअल के इंडिपेंडेंस और मोरल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दिया। 1940 में ये एक ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी के रूप में सामने आई जो रैशनलिज्म, ह्यूमन डिग्निटी और डेमोक्रेसी को कंबाइन करती थी। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। रॉय ने अपना पॉलिटिकल करियर मार्क्सिज्म के साथ स्टार्ट किया और इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े रहे। लेकिन उन्हें सोवियत कम्युनिज्म के ऑथोरिटेरियन नेचर से निराशा हुई। उन्होंने समझा कि इंसान को सिर्फ क्लास या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन करना गलत है। इसलिए उन्होंने एक नई फिलॉसफी डेवलप की जो ह्यूमन बीइंग्स को सेंटर में रखती थी। इसको कहा गया रेडिकल ह्यूमनिज्म। इसके प्रिंसिपल्स उनकी किताब रीजन, रोमांटिसिज्म इन रेवोल्यूशन और रेडिकल ह्यूमनिस्ट मैनिफेस्टो 1946 में दिए गए। 2. कॉर प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। रीजन का इंपॉर्टेंस, ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन के बदले रैशनल थिंकिंग का यूज, ह्यूमन फ्रीडम और डिग्निटी, हर इंसान को रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। एथिकल वैल्यूज, पॉलिटिक्स और सोसाइटी में एथिक्स को प्राइमरी माना गया, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक्स। डेमोक्रेसी, सेंट्रलाइज्ड पावर के बजाय पार्टिसिपेटरी और डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का सपोर्ट। साइंटिफिक आउटलुक, ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए साइंस और लॉजिक को बेस बनाना। एग्जाम्पल, रॉय ने रिलीजन और कम्युनिज्म दोनों को क्रिटिसाइज किया क्योंकि दोनों ही इंडिविजुअल फ्रीडम को दबा देते थे। 3. क्रिटिक ऑफ एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज। मार्क्सिज्म की क्रिटिक। रॉय कहते थे कि मार्क्सिज्म डिटर्मिनिस्टिक हो गया है। सोवियत मॉडल में फ्रीडम खत्म हो गई और डिक्टेटरशिप आ गई। मार्क्सिज्म आइडियाज की पावर को इग्नोर करता था और सिर्फ मटेरियल कंडीशन को इंपॉर्टेंस देता था। लिबरलिज्म की क्रिटिक। लिबरलिज्म ने इंडिविजुअल राइट्स तो दिए लेकिन इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं किया। लिबरल डेमोक्रेसी ज्यादातर एलीट्स के कंट्रोल में थी। रिलीजन की क्रिटिक। रॉय के हिसाब से रिलीजन डॉगमा और सुपरस्टिशन प्रमोट करता है जो रैशनल थिंकिंग को रोकता है। 4. रेडिकल ह्यूमनिज्म इन प्रैक्टिस एंड रेलेवेंस। रॉय ने एक रेडिकल डेमोक्रेसी का मॉडल सजेस्ट किया, लोकल काउंसिल्स और लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई जो बाद में रेडिकल ह्यूमनिस्ट मूवमेंट में चेंज हो गई। उनके आइडियाज ने इंडिपेंडेंट इंडिया में डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और रैशनलिज्म के डिबेट्स को इन्फ्लुएंस किया। आज की रेलेवेंस, जब ऑथोरिटेरियनिज्म और कम्युनलिज्म बढ़ रहे हैं, रॉय का एथिक्स और इंडिविजुअल फ्रीडम पर फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की मॉडर्न सोच भी रॉय के आइडिया से मैच करती है। कंक्लूजन, M.N. रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी थी जिसमें इंसान को सेंटर में रखा गया। इसने मार्क्सिज्म के डिटर्मिनिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म और ब्लाइंड फेथ को रिजेक्ट करके फ्रीडम, रीजन और एथिक्स को प्रमोट किया। मास मूवमेंट तो नहीं बन पाया लेकिन इंडियन पॉलिटिकल थॉट को रैशनल और डेमोक्रेटिक डायरेक्शन दिया। आज भी रॉय के आइडियाज एक फ्री और एथिकल सोसाइटी बनाने में रेलेवेंट है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 10, डिस्कस रानाडेज व्यूज ऑफ हिंदू सोसाइटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें महादेव गोविंद रानाडे के हिंदू समाज के बारे में विचारों को समझाकर लिखना है। हमें कास्ट सिस्टम, वीमेन की स्थिति, सामाजिक रिफॉर्म्स और उनका मॉडर्न हिंदू सोसाइटी का विजन एक्सप्लेन करना होगा।
ये उनके रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लिखना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। महादेव गोविंद रानाडे 1842 to 1901 एक बड़े सोशल रिफॉर्मर, थिंकर और जज थे। वो प्रार्थना समाज के लीडर दी और ग्रेजुअल सोशल रिफॉर्म पर भरोसा रखते थे। उनके समय का हिंदू समाज कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी और रिजिड ट्रेडिशन से जुदा हुआ था। रानाडे मानते थे कि बिना समाज सुधर के ना प्रोग्रेस होगा और ना ही राष्ट्र का विकास। मॉडर्न एजुकेशन और रैशनल सोच उनके विचारों पर गहरा असर था। मेन बॉडी। 1. कास्ट सिस्टम की आलोचना। रानाडे ने कास्ट सिस्टम को हिंदू समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताया। यह सिस्टम इनइक्वालिटी क्रिएट करता था और यूनिटी को तोड़ता था। लोअर कास्ट्स को अपॉर्चुनिटीज डिनाई की जा रही थी, जिससे वो बैकवर्ड बने रहे। रानाडे चाहते थे कि मंदिर, स्कूल और पब्लिक जगह सबके लिए खुले हो। उनका अप्रोच रेडिकल नहीं था, बल्कि ग्रेजुअल था। वो एजुकेशन और पर्सुएशन के थ्रू रिफॉर्म चाहते थे। 2. महिलाओं और फैमिली लाइफ पर विचार। रानाडे चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी और विडो रीमैरिज के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट के बिना समाज सुधर नहीं होगा। वो फीमेल एजुकेशन के पक्ष में थे और मानते थे कि एजुकेटेड विमेन सोसाइटी को पॉजिटिवली चेंज करेगी। हिंदू समाज को सुधारने का मतलब उनके लिए वीमेन की कंडीशन इंप्रूव करना था। उन्होंने अपनी वाइफ रमाबाई रानाडे को हमेशा एनकरेज किया कि वो पढ़ाई करें और पब्लिक सर्विस में आए। 3. धर्म और सामाजिक सुधार। रानाडे ने धर्म को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि यूएसएमई रैशनल रिफॉर्म्स लाने की बात की। उन्होंने स्क्रिप्चर्स को एथिकल और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझने पर जोर दिया। रिलीजन रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि समय के हिसाब से चेंज होना चाहिए। प्रार्थना समाज के लीडर के रूप में उन्होंने मोनोथियज्म, इक्वालिटी और रिचुअल से मुक्ति का सपोर्ट किया। उनके लिए धर्म का पर्पस इंसानियत और मोरालिटी को प्रमोट करना था, ऑपरेशन को जस्टिफाई करना नहीं। 4. मॉडर्न हिंदू समाज का विजन। रानाडे का विजन था एक प्रोग्रेसिव, रैशनल और इंक्लूसिव समाज। वो सोशल लेजिस्लेशन को सपोर्ट करते थे, जैसे विडो रीमैरिज लॉ। रिफॉर्म के लिए उन्होंने एजुकेशन, लॉ और अवेयरनेस को जरूरी बताया। रानाडे मानते थे कि बिना सोशल रिफॉर्म के पॉलिटिकल फ्रीडम काफी मुश्किल है। उनके आइडियाज ने गोपाल कृष्ण गोखले और रमाबाई रानाडे जैसे रिफॉर्मर्स को इंस्पायर किया। कंक्लूजन। रानाडे के विचार हिंदू समाज में न्याय, इक्वालिटी और प्रोग्रेस के लिए बने थे। उन्होंने कास्ट बैरियर्स की आलोचना की, विमेन एम्पावरमेंट पर जोर दिया और धर्म के अंदर रिफॉर्म्स की बात की। उनका अप्रोच ग्रेजुअल था, जिसमें एजुकेशन और अवेयरनेस को इंपॉर्टेंस दी गई। रानाडे ने रिफॉर्म मूवमेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया और उनका कंट्रीब्यूशन मॉडर्न इंडियन थॉट में हमेशा याद रखा जाएगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Analyze the main features of the Muslim separatist thought. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मुस्लिम सेपरेटिस्ट थॉट के विकास और उसके मेन फीचर्स को समझाकर लिखना है। मतलब, कैसे मुस्लिम अलग पहचान के लिए लड़े, उनके पॉलिटिकल डिमांड्स क्या थे, और ये मूवमेंट कैसे पाकिस्तान के डिमांड तक पहुंची। आंसर। इंट्रोडक्शन। मुस्लिम सेपरेटिस्ट थॉट का मतलब है वो विचार जो कहते थे कि मुस्लिम्स एक अलग कौम, कम्युनिटी है और उनकी अलग पहचान है। ये 19th और 20th सेंचुरी में उभार कर सामने आया। सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता इसके मुख्य प्रतिनिधि थे। ये सोच पहले पॉलिटिकल सेफगार्ड्स तक सीमित थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान के डिमांड तक पहुंच गई। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल और रिलीजियस बेसिस। मुस्लिम्स को अपने ग्लोरियस पास्ट पर गर्व था, जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल रूल। 1857 के बाद मुस्लिम पॉलिटिकल पावर गिर गई और उनमें हिंदू डोमिनेशन का दर बना। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम्स एक अलग कम्युनिटी है जिनकी अपनी हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशंस है। 2. अलग पहचान और सेफगार्ड्स की डिमांड। एक मेन फीचर था मुस्लिम्स को एक अलग पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में पहचान दिलवाना। 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए, जिसमें मुस्लिम्स अपने हाई रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते थे। 1906 में बनी मुस्लिम लीग ने इसी डिमांड को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर उठाया। 3. सामाजिक और आर्थिक चिंताएं। मुस्लिम एलिट को लगता था कि हिंदू डोमिनेंस के नीचे वो अपने इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन खो देंगे। एजुकेशन और नौकरियों में मुस्लिम्स पीछे रह गए थे। सर सैयद का अलीगढ़ मूवमेंट इसी कमी को दूर करने के लिए था।
इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल सेफगार्ड्स की मांग की ताकि वो मार्जिनलाइज्ड ना हो। 4. टू नेशन थियरी और नेशनहुड। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था मुस्लिम्स को एक अलग नेशन के रूप में प्रेजेंट करना। अल्लामा इकबाल ने 1930 के इलाहाबाद एड्रेस में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मुस्लिम होमलैंड का आइडिया दिया। मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसे और क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग नेशंस हैं जिनकी कल्चर और वैल्यूज अलग है। इसी को टू नेशन थियरी कहा गया, जो पाकिस्तान बनाने का आइडियोलॉजिकल बेस बना। 5. पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मुस्लिम सेपरेटिस्ट थॉट एलीट से मास लेवल तक पहुंच गया। खिलाफत मूवमेंट ने शुरू में हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई, लेकिन बाद में ये और अलगाव को बढ़ावा देने लगा। 1940 तक मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का स्लोगन उठाकर इस थॉट को मास मूवमेंट बना दिया। कंक्लूजन। मुस्लिम सेपरेटिस्ट थॉट पहले एक आइडेंटिटी और सेफगार्ड की डिमांड थी, लेकिन धीरे धीरे ये पाकिस्तान के डिमांड में बदल गई। इसके मेन फीचर्स दी मुस्लिम हिस्ट्री का गर्व, सोशियो इकोनॉमिक फेयर्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और टू नेशन थियरी। ये सोच इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स को डीपली इम्पैक्ट करके चली गई। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Discuss Bhagat Singh's thoughts on social revolution. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें भगत सिंह के विचारों को समझना है जो उन्होंने सामाजिक क्रांति सोशल रेवोल्यूशन के लिए दिए। हमें उनका कॉलोनियल रूल के खिलाफ दृष्टिकोण, सामाजिक असमानता, सोशलिज्म और समानता के सपने को एक्सप्लेन करना है। साथ ही उनके राइटिंग्स और स्पीशीज का जिक्र भी करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। भगत सिंह 1907 to 1931 सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ ब्रिटिश शासन को हटाना नहीं, बल्कि एक न्याय और समानता पर आधारित समाज बनाना था। उनका सोशल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी को खत्म करने पर बेस्ड था। मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और इंडियन रियलिटी से प्रभावित होकर उन्होंने सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और रैशनल थॉट को प्रमोट किया। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल आज़ादी के साथ सामाजिक क्रांति। भगत सिंह के लिए असली क्रांति सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक भी थी। उनका मानना था कि सिर्फ ब्रिटिश को हटा देना काफी नहीं, बल्कि एक समानता पर आधारित समाज बनाना जरूरी है। अगर सिर्फ अंग्रेजों की जगह इंडियन एलीट्स आ जाएं और एक्सप्लॉयटेशन जारी रहे, तो आज़ादी का मतलब अधूरा है। अपने आर्टिकल व्हाई आई एम एन एथीस्ट में उन्होंने बताया कि इर्रेशनल सोच और अंधविश्वास को तोड़ना जरूरी है सोशल रिवॉल्यूशन के लिए। 2. शोषण और असमानता के खिलाफ। भगत सिंह ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ कास्ट सिस्टम, लैंडलॉर्डिज्म और कैपिटलिज्म की भी आलोचना की। उनके राइटिंग्स जैसे कीर्ति में पेजेंट्स और वर्कर्स को यूनाइट करने की बात की गई। उन्होंने कहा कि बिना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म किए पॉलिटिकल आज़ादी निरर्थक है। 3. सोशलिज्म की सोच। भगत सिंह सोशलिस्ट प्रिंसिपल से डीपली इंस्पायर थे। उनका मानना था कि रिसोर्सेज पर कलेक्टिव ओनरशिप और वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उनके लिए सोशलिज्म का मतलब था गरीबी, भूख और एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति। HSRA के थ्रू उन्होंने वर्कर्स और पेजेंट्स के अधिकार के लिए आवाज उठाए। उन्होंने कहा, क्रांति का अंतिम लक्ष्य एक सोशलिस्ट समाज बनाना है। 4. युवा, शिक्षा और सांस्कृतिक जागरण का रोल। भगत सिंह ने यूथ को रिवॉल्यूशन का असली लीडर माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा रैशनल और साइंटिफिक होनी चाहिए, जो समाज को आजाद करे। अपने ऐसे समाजवाद के आधार में उन्होंने यूथ को समाज सेवा के लिए डेडिकेट होने की बात कही। उनका मानना था कि कल्चरल रेवोल्यूशन भी जरूरी है जिसमें समानता, सेकुलरिज्म और रैशनल सोच प्रमोट हो। 5. क्रांति एक निरंतर प्रक्रिया। भगत सिंह के लिए रिवॉल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था, सिर्फ एक वायलेंट इवेंट नहीं। उन्होंने कहा, क्रांति गोलियों और बॉम्ब से नहीं होती, ये समाज में सोच बदलने का नाम है। वायलेंस उनके लिए सिर्फ एक सामयिक टूल था, लेकिन असली गोल था मास कॉन्शियसनेस को जगाना। उनकी 23 साल की उम्र में शहीद होने से उनके आइडियाज और भी प्रभावित और अमर हो गए। कंक्लूजन। भगत सिंह की सोशल रिवॉल्यूशन की सोच सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि एक सोशलिस्ट, सेकुलर और समानता पर आधारित समाज बनाने की थी। उन्होंने रैशनल सोच, इक्वालिटी और यूथ की भूमिका पर जोर दिया। उनकी शहीदी ने उनके आइडियल को अमर बना दिया और आज भी वो नए युग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box.
Be sure to check it out. Thank you. Question 13. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. Each part carries 6 marks. A. The Bhudan movement. B. Swami Vivekananda and nationalism. C. Marxist socialism. D. Muhammad Iqbal's views on nationalism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 टॉपिक्स दिए गए हैं और उनमें से कोई 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। हर एक नोट लगभग 100 वर्ड्स का होना चाहिए। आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना है, की फीचर्स लिखने हैं, थिंकर का कंट्रीब्यूशन बताना है और रेलेवेंस कंक्लूड करना है। आंसर कंसाइज और फोकस्ड होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। शॉर्ट नोट्स का मकसद होता है कि स्टूडेंट सीधी और कंसाइज नॉलेज लिखे। यहाँ दिए गए टॉपिक्स भूटान मूवमेंट, विवेकानंदा का नेशनलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और इकबाल का नेशनलिज्म सभी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस आंसर में मैं 2 टॉपिक्स कवर करूंगा, भूटान मूवमेंट और स्वामी विवेकानंदा का नेशनलिज्म। मेन बॉडी। 1. द भूटान मूवमेंट। पहला बैकग्राउंड। भूटान मूवमेंट की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में की थी। इसका मतलब है था लैंड गिफ्ट यानी जमीन दान। लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट किया जाता था कि वो अपनी कुछ जमीन गरीब किसानों को दे दें। दर्शन और ऑब्जेक्टिव्स। मूवमेंट गांधीजी के सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। विनोबा का मानना था कि सोसाइटी में जस्टिस तभी पॉसिबल है जब लोग वॉलंटरली अपना शेयर गरीबों को दें। एम था कि विलेज इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बने और पॉवर्टी रिड्यूस हो। असर और आउटकम्स। तेलंगाना में शुरुआत हुई जहां जमींदार्स ने लैंड डोनेट किया। लगभग 40 लाख एकर्स लैंड डोनेट हुआ। लेकिन प्रॉब्लम थी कि जमीन अक्सर बेकार क्वालिटी की होती थी और लीगल सिस्टम वीक था। फिर भी ये एक मोरल एक्सपेरिमेंट था जो इंडिया के रिफॉर्म हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2. स्वामी विवेकानंद एंड नेशनलिज्म, दर्शन और फाउंडेशन। स्वामी विवेकानंदा 1863 to 1902 एक स्पिरिचुअल लीडर जो वेदांता और प्रैक्टिकल रिफॉर्म को जोड़ते थे। उनका मानना था कि इंडिया को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फिर से जगानी होगी। नेशनलिज्म के कोर आइडियाज। विवेकानंदा के लिए नेशनलिज्म का मतलब था गरीबों की सेवा, कास्ट सिस्टम तोड़ना और सोशल अपलिफ्टमेंट। यूथ को उन्होंने स्ट्रेंथ और करेज डेवलप करने का मैसेज दिया, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को भी उन्होंने स्ट्रेस किया। लेगेसी और महत्व। 1893 के शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उनकी स्पीच ने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया। अरबिंदो और गांधी जैसे लीडर्स अनपर प्रभावित हुए। उनका नेशनलिज्म एक इंक्लूसिव विजन था जो स्पिरिचुअलिटी और सोशल प्रोग्रेस दोनों को जोड़ता था। कंक्लूजन। भूटान मूवमेंट और स्वामी विवेकानंदा का नेशनलिज्म दोनों अपने अपने तरीके से इंडिया के थॉट ट्रेडिशन को एनरिच करते हैं। एक तरफ विनोबा भावे ने वॉलंटरी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेरिमेंट किया, दूसरी तरफ विवेकानंदा ने यूथ और नेशन को स्पिरिचुअल और सोशल अवेकनिंग का मैसेज दिया। ये दोनों ही अप्रोचेस इंडिया के डेवलपमेंट और यूनिटी के लिए स्ट्रांग इंस्पिरेशन बन गए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।